नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह रनिंग विद स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। ये दांडी जो है भारत के किस राज्य में? दोस्तों यहाँ पर राज्य नहीं होगा, राज्य तो ये गुजरात है। ठीक है, क्वेश्चन रेल में पूछा गया था कि जो दांडी है ये भारत के किस जिले में है। ठीक है दोस्तों, दांडी भारत के किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा आपका नवसारी। ठीक है, ये देखो सबको पता है कि दांडी भारत के गुजरात राज्य में है, लेकिन क्वेश्चन रेल में पूछा जा चुका है कि दांडी जो है भारत के किस जिले में है। तो भैया जो गुजरात राज्य के नवसारी ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात राज्य के नवसारी ज़िले में। दोस्तों ये जो यात्रा है ये महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को कहाँ पर? गुजरात के साबरमती आश्रम से। ठीक है, जिसपे फिर ये जो 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुँच गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें गांधी जी कितने समर्थकों के साथ गए थे? तो इसमें गांधी जी के साथ में कुल 78 समर्थक गए थे। कितने? 78 समर्थक। और कितने किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी दोस्तों? तो इन्होंने कुल मिलाकर 241 मील की, ठीक है, मील पूछा जाए कितने मील की दोस्तों यात्रा की थी? तो 241 मील की यात्रा की थी। और कभी कभार किलोमीटर में पूछ लेता तो वहाँ पर लगभग था 368 किलोमीटर। फिलहाल इन्होंने दोस्तों 241 मील की यात्रा की थी और ये 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती से ये चले थे और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच गए थे। फिर उन्होंने दांडी पहुँचकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये दोस्तों जो दांडी है ये गुजरात राज्य के किस ज़िले में है? तो दांडी है गुजरात राज्य के नवसारी ज़िले में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पदार्थ की मात्रा जब मापी जाती है तो उसके लिए मोल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? मोल का। ठीक है भैया, किसका उपयोग करते हैं? तो मोल का उपयोग करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो जूल है, जूल ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, जूल जो है कार्य व ऊर्जा का मात्रक है। जूल है कार्य और ऊर्जा का मात्रक। और दोस्तों यहाँ पर जो टेस्ला दिया गया है ये जो होता है विद्युत चुंबकीय, क्या दोस्तों? जो विद्युत चुंबकीय घनत्व है, विद्युत चुंबकीय घनत्व, तो ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय घनत्व की व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये जो टेस्ला है ये विद्युत चुंबकीय घनत्व की व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, व्युत्पन्न इकाई है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत की संविधान सभा का विचार है ये वर्ष 1934 ईस्वी में, कब? वर्ष 1934 ईस्वी में सबसे पहली बार एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने दिया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की थी? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग, ये भी पूछा जा चुका है। संविधान सभा की मांग तो ये किसने की थी भैया? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग तो ये की थी दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ठीक है, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, राजगोपालाचारी, तो इन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की थी। और सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था एम.एन. रॉय ने। कब? वर्ष 1934 ईस्वी में। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो प्लासी का युद्ध था, जो प्लासी का युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था जो नवाब था, कौन? सिराजुद्दौला, उसने लड़ा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर और रखो कि जो प्लासी का युद्ध था ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून सन 1757 को।
ठीक है, कब हुआ था? 23 जून सन 1757 को। ये भी आपको याद रखना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 जून सन 1757 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो अंग्रेजी सेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा क्लाइव। ठीक है, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो अंग्रेज़ों का यहाँ से नेतृत्व कर रहा था। अच्छा, एक है दोस्तों बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट युद्ध हैं। बक्सर का युद्ध पूछा जाएगा कि बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1757 ईस्वी में। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है भैया, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है कि बताइए बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने कई परीक्षाओं में इसको देखा है। ये जो बेरिंग जलडमरू मध्य है ये आपके आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो भैया आपको याद रखना है कि जो विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे वो थे श्री रामानुजाचार्य जी। ठीक है, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? श्री रामानुजाचार्य जी। देखो इनकी एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि श्री राम कैसे पुरुष थे, ये एक विशिष्ट पुरुष थे। श्री राम कैसे थे? विशिष्ट। तो यहाँ पर देखो श्री राम और विशिष्ट, तो ऐसे भी आपको इसको याद रख सकते हैं कि विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रामानुजाचार्य। अच्छा दोस्तों, ये जो निम्बार्क थे, जो निम्बार्काचार्य थे, ये किसके थे? तो ये थे द्वैताद्वैत। ठीक है, जो द्वैताद्वैत था, द्वैताद्वैत मत है, इससे संबंधित थे कौन? निम्बार्काचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो जो सेवा क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी सेवा भी आ जाती हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो आईटी सेक्टर है, जो इंटरनेट वाला है, तो वो भी आपका जो टेक्निकल, जैसे आईटी सेक्टर हो गया टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो ये सब जो क्षेत्र हैं सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये है तृतीय क्षेत्र का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था ये 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम है वो होता मस्का डोमेस्टिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, अशोक के प्राचीनतम अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि जो अशोक के प्राचीनतम अभिलेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अच्छा, इसको सबसे पहली बार किसने पढ़ा था? तो इसको सबसे पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, किसने सबसे पहली बार पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप में। दोस्तों सन भी याद रखनी है, ये 1837 में इन्होंने पहली बार पढ़ा था। किसने पढ़ा था भैया? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? दोस्तों जो हम्पी ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो यहाँ का जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो दोस्तों जो जोनबिल मेला है ये भारत के असम राज्य में होता है। ठीक है भैया, किस राज्य में होता है? असम राज्य में। एक यहाँ पर करंट अफेयर का भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि अभी हाल ही में असम राज्य में
गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई है? ठीक है, गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये असम राज्य में शुरू की गई। इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही दोस्तों जो अम्बुबाची मेला है ये भी आपका असम में लगता है। बिहू नृत्य जो है आपका असम राज्य का है। तो ये भी 2-3 पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया था? तो दोस्तों जो विदेशी धरती पर पहली बार हमारा जो भारतीय ध्वज फहराया गया था वो मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। तो ये कहाँ पर फहराया गया था ये बताइए? तो ये फहराया गया था जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? जर्मनी में। और जर्मनी के किस शहर में फहराया गया था? तो ये फहराया गया था जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। ठीक है, किस शहर में? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। इसका दोस्तों जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया गया था? इसका जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? तो एक तो ये मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था और दूसरे इसमें थे कौन? तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इन दोनों ने मिलकर, मैडम भीकाजी कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन दोनों ने ही इस भारतीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर आपके वियना में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर स्थित है, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर पे आप बहुत अच्छे से अपनी कमांड बना लें क्योंकि यहाँ से ज़रूर एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान जो जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था वो था आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, कौन सा था दोस्तों? राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है हमारे उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है उड़ीसा राज्य में। इसके साथ ही दोस्तों जो आपका दुर्गापुर है और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इनकी स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो अगर आपसे पूछा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, तो 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। कौन से? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से की गई थी। अच्छा दोस्तों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से लेकर कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 1956 से लेकर 1961 तक। कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक था? 1956 से लेकर 1961 तक। और ये दोस्तों जो थी ये थी पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है दोस्तों, किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है भैया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग व खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। कार्यकाल इसका 1956 से लेकर 61 तक था और इसमें 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और इसमें कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। उसे मैं आपको आगे डिस्कस कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भैया जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। ठीक है, जो एडम स्मिथ हैं ये वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। एडम स्मिथ को ही दोस्तों आधुनिक, इनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है एडम स्मिथ को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है
वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों इन्हें पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पिता भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसके साथ ही इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? एडम स्मिथ। दोस्तों जो कार्ल मार्क्स हैं, इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल किसकी है? दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों याद रख लो कि दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताइए, जो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है ये किस राज्य में है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक है भैया, किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 155 है ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। इसके साथ ही दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 148 है ये किससे संबंधित है? तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने, और सॉरी यहाँ पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनसे संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कैग भी कहते हैं। ठीक है, कैग। फिलहाल आर्टिकल 155 किससे संबंधित? तो ये राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और काफ़ी महंगे थे। ये जल्दी जल्दी दोस्तों ख़राब भी हो जाते थे। चलिए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो दोस्तों जो पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था वो किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था भैया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी। इन्होंने ही दोस्तों किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो था लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, जो लाल कुर्ती आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कैसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, थियोफ्रेट्स को निम्नलिखित में से किसका जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो थियोफ्रेट्स हैं इन्हें किसका जनक कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। ऑप्शन डी, बी इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लो, जितने लोक नृत्य हैं यहाँ से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना इन सब को, आपको टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बताइए जो अलूना काबुइनी है निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है मणिपुरी नृत्य से संबंधित। किस नृत्य से संबंधित है अलूना काबुइनी? तो ये है मणिपुरी नृत्य से संबंधित। एक फैक्ट इनसे और याद रखो कि वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में इनके लिए मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको कब मिला था मणिपुर राज्य कला अकादमी पुरस्कार? तो ये इन्होंने मिला था वर्ष 2001 में। और अलूना काबुइनी किससे संबंधित है? तो यह है मणिपुरी नृत्य से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको याद रखना है कि जो कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे वो थे सहानंद महादेव शेट्टी। कौन थे दोस्तों? तो ये थे सहानंद महादेव शेट्टी। और इन्होंने ये अर्जुन पुरस्कार इन्हें कब मिला था? तो ये मिला था वर्ष 1972 में। कब मिला था इन्हें? वर्ष 1972 में। तो दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है यहाँ से
कि बताइए क्रिकेट में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था। तो भैया क्रिकेट में सबसे पहले जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था सलीम दुर्रानी को। किसको मिला था भैया, सलीम दुर्रानी को। ठीक है, क्रिकेट वाला अच्छे से याद रख लो, क्रिकेट में किसे मिला था, सलीम दुर्रानी को। एक है हमारा हॉकी, जो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसमें किसको सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था कुमारी। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको कहीं जल्दी देखने को भी नहीं मिलेंगे, ये पूछे गए कई बार। देखो दोस्तों, ये किसे मिला था हॉकी वाला, ये मिला था कुमारी एन लम्सडेन को, कुमारी एन लम्सडेन को। ये भी आपको याद रखना है। कि बताइए कबड्डी में किसको प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था, सहानंद महादेव शेट्टी को। कब मिला था, 1972 में। क्रिकेट में सलीम दुर्रानी को मिला था और हॉकी का मिला था कुमारी एन लम्सडेन को। ठीक है, हॉकी का किसको मिला था, कुमारी एन लम्सडेन को। अच्छा, एक पूछा जा सकता है, बताइए कुश्ती का किसे मिला था, कुश्ती का किसे मिला था। तो भैया कुश्ती का मिला था हवलदार उदय चंद को। ठीक है, कुश्ती का किसे मिला था, हवलदार उदय चंद को। तो ये भी आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। हो सकता है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो भैया आपको याद रखना है कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों बताइए 24 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। अच्छा दोस्तों 15 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, बताइए 15 मार्च को कौन सा मनाया जाता है। तो 15 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं मोबाइल से आपको बढ़ा रहा हूँ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों 8 मई को कौन सा मनाया जाता है, बताइए 8 मई को आपको मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और एक और 8 मई को मनाया जाता है, वो भी आप बता दूँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मनाया जाता है 8 मई को। और एक आपका मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। ठीक है, विश्व थैलेसीमिया दिवस। ये दोनों आपको याद रखने हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था, तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया था, 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया था, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मई को। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी क्लास बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो दोस्तों याद रखना है कि जो कोचरब आश्रम है इसका भी उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये किस राज्य में किया है, तो ये किया है गुजरात राज्य में। किस राज्य में किया भैया, गुजरात राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया है। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण किया है। और कहाँ पर किया है, तो ये किया है आगरा जिले में। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग का प्रतिबंध लगा दिया है। तो भाई बताइए दोस्तों किस राज्य में लगाया गया, तो ये लगाया गया केरल राज्य में। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, केरल राज्य में है। और केरल राज्य में ही अभी हाल ही में कनेर के फूलों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है। तो भैया बताइए जो जनता भवन सौर परियोजना है इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किस राज्य ने किया है, तो ये क्या है असम राज्य ने। ठीक है, असम राज्य ने। और गवाह सुरक्षा योजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये भी की है असम राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि जो लोकपथ मोबाइल ऐप है ये मध्य प्रदेश राज्य ने
लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।